नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं ज़हाक तनवीर जी। सबसे पहले नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी। हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड कैच अप एंड एक छोटी-सी कन्वर्सेशन होनी चाहिए हमारी। तो चलिए टाइम आ चुका है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये टू हैव अ कन्वर्सेशन, क्योंकि पूरा जो बोलते हैं ना, एक मीडिया अटैक तो हमारे ऊपर ज़बरदस्त चल रहा है, स्पेशली फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न मीडिया की तरफ से हम लोग देखते हैं, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि एंड ही डील्स विद, इन्होंने काफी मीडिया के साथ भी डील करा है और काफी इनका बायस भी कॉल आउट करा है कई बारी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी एक दो दिन पहले ये जो क्या वो प्रोटेस्ट जो हुआ, क्या नाम है इसका, कॉकरोचेस का, उसके अंदर हमने जी, देखा कि भाई सारे खड़े हुए थे, ऑल वेस्टर्न मीडिया सारे एकदम मस्त में। सो व्हाट डू यू हुँ। थिंक अबाउट दैट? वेस्टर्न मीडिया, खतरी मीडिया, ये तो ताक में लगे हैं कि इंडिया की कोई फ़ॉल्ट लाइन इनको मिल जाए और इसको जो है एक्सप्लोड कर दें मीडिया में। अभी जो ग्राउंड रियलिटी कल की रही है, हमारे भी कुछ जान-पहचान के जर्नलिस्ट वगैरह जो है वहाँ पे ग्राउंड पे थे, तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई चल क्या रहा है बताओ तो सही? तो कहने लगे कि भाई इधर प्रोटेस्टर से ज़्यादा तो सिक्योरिटी और मीडिया वाले हैं। तो हम्म। प्रोटेस्टर्स तो बिल्कुल आए नहीं 45 डिग्री टेम्परेचर में। आधे दिन 5 बजे तक का क्या कहते हैं परमिशन था, 3 बजे तो वो भाग गया अभिजीत दीप के, गर्मी के मारे। और फिर वो जितने एलीट लड़के थे, बर्गर बच्चे, सब जो है वहाँ पर वो कोल्ड कॉफ़ी और जूस पी रहे थे और बाकी प्रोटेस्टर्स जो है वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने में लगे हुए थे। तो मीडिया भी वहाँ पे था, फ्रांस टीवी वहाँ पे आया हुआ था और बीबीसी वहाँ पे था। बीबीसी ने वैसे उन्होंने रील और वीडियो चलाई है कल, बीबीसी ने, बीबीसी हिंदी ने। तो बीबीसी वहाँ पे थी और इसी तरीके से आप अल जज़ीरा, कतरी अल जज़ीरा वहाँ पे घूम रहा था, उनके कॉरेस्पोंडेंट्स वहाँ पे घूम रहे थे। तो अब इनको लगा कि कुछ ज़बरदस्त होगा, बड़ा होगा, अभिजीत दीपके को पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे और फिर हम्म। उसकी माँ रोएगी, उसकी बहन रोएगी, फिर उसकी वीडियो बनाएँगे, पूरी दुनिया में चलाएँगे, कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जा रहा है। डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, मोदी सरकार जो है हिंदुत्ववादी यहाँ पे आ चुके हैं, इन लोगों ने अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया। ये सब इनका एक स्ट्रैटेजी थी और ये स्ट्रैटेजी इंडियन एजेंसीज़ और इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि आज नहीं तो कल ये लोग ये हरकतें करेंगे क्योंकि ये पहले से होता आया है। मार्टर ग्लोरिफिकेशन से लेकर जो भी जेल जाता है उसको भगत सिंह बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती आई हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि फ्री में किसी को क्यों मुफ्त में किसी को क्यों भगत सिंह बनाया जाए, तो उसको परमिशन मिल गया। परमिशन मिलने के बाद भी उसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई, वो वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पर भी पहुँच के कहने लगा कि मैं अमेरिका जब जा रहा था उतना मेरी माँ नहीं रोई जितना मेरी माँ जो है, मैं वापस आ रहा तो रोने लगी। तो सब बाजू से सब चिल्ला रहे हैं, बगल में ठहर के शेम शेम। अरे शेम शेम तुम्हारे ऊपर है भाई, जो तुम यहाँ कर रहे हो, ये काम अमेरिका जैसे कंट्री में भी अगर कर देते तो तुम्हें सबसे पहले डिपोर्ट कर देते। ये जो तुम यहाँ कर रहे हो ना इतने खुल्लम-खुल्ला, ये अमेरिका में भी करते हैं। अमेरिका में कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो आईटी वगैरह में काम करते हैं, सोशल मीडिया तक नहीं चलाते। पूछो तो कहते हैं नहीं भाई वो डिक्लेयर करना पड़ता है अपने डीएस 160 फॉर्म में इधर-उधर जो है डीएस 155 में हमें इधर-उधर जो है ना डिक्लेयर करना पड़ता है, ये होता है, वो होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो लोग इतना फ्रीडम अमेरिका जैसे कंट्री में भी नहीं है, इंडिया में जंतर-मंतर पर ठहर कर ये सब करते हुए फिर अब ये मीडिया भी वहाँ पे घूम रहा है। इनको लगा कि चलो कुछ मिल जाता है, बाइट्स तो हम चलाएँगे। कोई ख़ास उनको बाइट मिला नहीं और ऐसा कोई बड़ा वहाँ पे चला नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जिस मकसद के लिए आए थे वहाँ पर वो उनका मकसद पूरा हुआ नहीं। इन लोगों ने काफ़ी कोशिश तो करी है, ऐसी बात नहीं है। अल जज़ीरा की अगर आप न्यूज़ देखें, तो वहाँ पर तो बड़ा क्लियरली लिखा है, वो थाउज़ेंड्स, लार्ज क्राउड गैदर्स, यू नो बड़ा ज़बरदस्त सा एक, ओह जी! लार्ज क्राउड आ गया जी, बड़ा पता नहीं क्या, मैं बोला अच्छा लार्ज क्राउड मेरे को दिखा नहीं। क्योंकि एक चीज़ ये लोग मिस कर गए हैं, क्राउड तो था, ठीक है, पर उसमें से आधे लोग थे जो नेशनलिस्ट थे, जो बोल रहे, तुम बकवास करो, तुम्हारी फिर हम बैंड बजाएँगे। वो वाले भी बंदे थे। हाँ, वो साइड में खड़े हुए थे, वहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये कुछ बोलेंगे, बकवास करेंगे, फिर हम अंदर घुसते हैं यहाँ पर। सो दे वर आल्सो देयर। अब इतने यूट्यूबर्स, इतने मीडिया, ये सब मिला-विलू के दिस थिंग। बट अल जज़ीरा का जो एक रिपोर्टिंग रही है, बीच में थोड़ी-सी चेंज हो गई थी। बीच में व्हाट हैपेंड वाज़, इन्होंने इंडिया का मैप पूरा दिखा दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था, वो इंडिया की टेरिटरी हुँ। दिखा दी। ये थोड़ा-सा एक शिफ्ट सा आया था। अभी ये वापस से रोल बैक कर गए। तो ये क्या हुआ क्या ये ये? स हाँ, देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने जो कहा कि थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदर्ड हुँ। जो उन्होंने लिखा था,
वो बात कैसे हो गई जैसे हम स्कूल में हमारे एक सर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के। उन्होंने अपना एक साइड में ट्यूशन खोला हुआ था, एक कमरे वाला और इस ट्यूशन में उन्होंने कहा था कि भाई संडे के दिन सुबह स तुम लोग सब आओ, मैं इनॉग्रेशन कर रहा हूँ। तो हम लोग पहुँचे। एक लड़का पहुँचा श्रीनिवास ट्यूटोरियल से, दूसरा लड़का पहुँचा प्रसाद ट्यूटोरियल से, तीसरा लड़का पहुँचा शास्त्री ट्यूटोरियल से। 5-6 लड़के उन्होंने पकड़ के रखे थे। अब जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो उन्होंने कहा, "A lot of students have come from Shastri, a lot of students have come from Prasad, a lot of students have come from Srinivas." वो a lot of थे ही नहीं वहाँ पे, एक-एक था सिर्फ। तो ऐसा ही जो है यहाँ पे हुआ है। वो आए गिने-चुने बेचारे उसमें से आधे तो आप जैसे बता रहे हैं, वो तो नेशनलिस्ट लोग भी थे, उसमें यूट्यूबर्स भी थे, कंटेंट क्रिएटर्स भी थे और बेचारे कुछ-कुछ जो है ना बेचारे वहाँ पे वो टी-शर्ट बेचने वाले भी थे, मास्क बेचने वाले भी थे, कोई ₹15 का मास्क ₹30 में बेच रहा था, कोई ₹250 की टी-शर्ट बेच रहा था, कोई बेचारे वो एलजीबीटी वाले भी आए हुए थे, कह रहे थे कि हम एजुकेशन के लिए ठहरे हैं। अब वो उनको यहाँ तक भी पूछा गया कि भाई आप उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं? कहते हैं ऑफ कोर्स उमर खालिद को हम सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो जिस तरह का प्रोटेस्ट इन लोगों ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उस तरह का वो प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, पहली बात। हुँ, जब हुँ, आपने दूसरा कहा कि ये जो शिफ्ट जो आया था अल जज़ीरा में, वो शिफ्ट देखिए वो इंडिया की मोहब्बत में नहीं आया था। एक बात आप याद रखिएगा। ये लोग जो है अब मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ विथआउट मिंसिंग वर्ड्स कि ये सब जो है अपना-अपना नेशनल इंटरेस्ट पे देखते हैं। ये हुँ, अपना-अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। अब उस टाइम पे शिफ्ट आ रहा था कि पाकिस्तान सऊदी के करीब हो रहा था, एक चीज़ और दूसरा शिफ्ट यहाँ पे ये आ रहा था क्योंकि कतर जो है वो तालिबान को होस्ट करता है। जो हुँ, तालिबान का ऑफ़िस है वो कतर में है और जितने नेगोशिएशंस वग़ैरह हुए हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और माइक पॉम्पेओ वग़ैरह भी 2020 में जाइए, 2021 में जाइए, तो आपको पता चलेगा जितना ये जो कतर का जो मुल्ला बिरादर है, मुल्ला बिरादर को जेल से निकलवा कर फिर यहाँ पे ऑफ़िस खुलवा कर कतर में ऑफ़िस में बिठाना, ये सब कतरी रिजीम ने किया था। तो कतरी रिजीम इज़ मोर अलाइन्ड टुवर्ड्स तालिबान या अफ़गानिस्तान इस तरह का इनका है, नेगोशिएशन चैनल ये लोग क्रिएट करते हैं। तो चूँकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज़ चल रहे थे दुरान लाइन को लेकर और फिर पाकिस्तान क्लियरली वो सऊदी साइड पर जा रहा था। तो इस लिहाज़ से इन्होंने पाकिस्तान को इर्क करने के लिए या पाकिस्तान को टीज़ करने के लिए या पाकिस्तान को मतलब टॉन्ट करने के लिए समझिए, इन्होंने वो इंडिया का पूरा मैप दिखाया था कश्मीर का। वरना आप देखिए ऐसी कोई ख़ास इनसे इंडियन गवर्नमेंट से या इंडिया से इनको मोहब्बत नहीं, सब अपना-अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। नहीं, वो बात तो एकदम एकदम सही है एंड अल जज़ीरा से तो मतलब बोलते हैं ना, ये तो कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो ढंग की बात करेगा बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट वो उनका नेशनल वेपन है। उसके नेशनल अंदर कोई वेपन है। नेशनल वेपन है वो। उनकी वो जो क्या वो तानी साहब की मदर देखती हैं इसको पूरा आई मीन शी हैंडल्स द एंटायर एंटायर अफेयर और ये सब चीज़ें हम सबको पता है किस तरह से वहाँ पर होती हैं। बट यू नो अल इनकी जज़ीरा के बदमाशी आप ये देखिए हाँ, जी, इनकी इनकी नहीं बदमाशी देखिए, ये इंडिया के अंदर है दिल्ली में यूपी में ये मेरठ में, ये लोग जर्नलिस्ट को हायर करते हैं हुँ, और एकदम सस्ते पीनट्स दाम में ये जो है लोगों को हायर करते हैं और इंडिया के ही फॉल्टाइन्स इंडिया के ही खिलाफ लिखवाते हैं। अगर इसी तरह का काम अगर इंडिया कर दे, कतर से किसी को हायर कर दे, कतर से 2 बंदों को हायर करके फीफा वर्ल्ड कप को एक्सपोज़ कर दे या फिर जो ब्राइबिंग वगैरह के इश्यूज़ हुए हैं इसको एक्सपोज़ कर दे, कतर बर्दाश्त करेगा? नहीं, उनको उठा के सीधा 20-20 साल की सज़ा दे देंगे, 30-30 साल की हुँ। सेडेशन चार्जेस लगा देंगे। तो ये खुद के लिए कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे चीज़। मगर इंडिया को जो है ना इन्होंने बना के रखा हुआ है ऐसा ग्राउंड जहाँ पर ये टेस्ट करे हर चीज़। द इंटरेस्टिंग थिंग टू मी इज़ कि मैं एक्चुअली सोच रहा था, मैं देख रहा था यार, मैं बोला यार काफ़ी सारे ना ये जो पैलेस्टीन और इनका जो वो पूरा नेटवर्क है, वो कल एक्टिव होगा। पाकिस्तान पैलेस्टीन का जो मैं उसको एक्चुअली कंबाइंड पाकिस्तीन बोलता हूँ। अच्छा। ये ठीक है। मुझे लगा था कल पूरा वो नेटवर्क एक्टिवेट होगा और कल मतलब ज़बरदस्त तरह से ये लोग बाहर निकलेंगे। दे विल बेसिकली क्रिएट सम chaos कि भई देखो भारत में ये हो गया, एआई इमेजेस आएँगी, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आया। ये एक बड़ा मेरे को एस्टोनिशिंग सा लगा कि जो पूरा वो जो मिडल ईस्टर्न एक वो गैंग है और जो पाकिस्तान के साथ जो एफिलिएटेड गैंग है, दे डिडन्ट कम आउट यस्टरडे वो एकदम शांत थे। ये एनी पार्टिकुलर रीज़न दैट यू कैन थिंक ऑफ कि ये बाहर ही नहीं निकले यार? मेरे को लगा था कल नहीं एकदम रीज़न ज़बरदस्त होगा वो फेक न्यूज़ टाइप्स, कुछ भी नहीं हुआ कल। फेक न्यूज़ टाइप चलेंगे, डीप फेक्स चलेंगे हाँ। या कुछ जो है ना एआई इमेजेस वगैरह चलेंगे। हाँ, हमें भी लगा था इस तरह से मगर स्ट्रेंजली हुआ नहीं।
अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि इनके जो एक्सपेक्टेशंस थे, उन एक्सपेक्टेशंस को इंडियन एजेंसीज़ ने फ़ॉइल कर दिया, तोड़ दिया। और वो जो चाह रहे थे, अब जैसे चेस में होता है 1 मूव से पहले 2 मूव पहले इंडिया ने डिसाइड कर लिए थे कि अब हम ये करेंगे तो ये होगा। तो उन्होंने पहले हुँ, ही उस चीज़ को मतलब होने नहीं दिया। दूसरा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस रहा है आज के दौर में, अगर ये पहले हो अगर होता एग्ज़ाम्पल अगर 10 साल पहले अगर होता, तो हो सकता था कि उस टाइम पर जो लेफ्ट का डोमिनेंस था, सोशल मीडिया पर जो पेनिट्रेशन था, ये बहुत ज़्यादा था। अभी इंस्टा हुँ, रील्स से लेकर, फेसबुक पोस्ट से लेकर, ट्विटर तक और त काफ़ी नेशनलिस्ट लोग भी वोकल हो चुके हैं, पहले इतना नहीं था। तो अब इन्होंने दूसरा रुख भी दिखाया है, दूसरा एंगल भी दिखाया है। कल देखिए इतने वीडियोज़ आए हैं ऑन ग्राउंड, जब प्रोटेस्टर से पूछा गया कि भई आप क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कौन संविधान हम जो है संविधान फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है? कहते हैं ये संविधान है। बताओ खोल के तुम पर्सनल डायरी लेके आए हैं। हुँ। तो इस तरह के भी बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ पब्लिक को दिख रही हैं। और अब उनको जो है ना वो आ गया है समझ के अब नहीं भाई ये एक तरफ़ा नैरेटिव नहीं चल सकता। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि जिस तरह से काउंटर नैरेटिव्स आए हैं, बम्बार्डमेंट काउंटर नैरेटिव्स का भी हुआ है। एक तरफ़ा न्यूज़ नहीं दिखाई गई, हाँ, एक तरफ़ा उनका नैरेटिव नहीं चला। तो मे बी दैट्स आल्सो द रीज़न। दैट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न क्योंकि मैं मतलब बहुत देख रहा था यार कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, नथिंग हैपेंड। यू नो, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये वहाँ पर फ्रांस 24 के बंदे आए हुए थे। वो हैना एलिस पीटरसन है, वो आई हुई थी। यू नो, वो तो सेम वही जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में जब रेज़ीम चेंज हो रहा था, तो शी वाज़ वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो आई हुई थी वहाँ पर। कहीं न कहीं अगर आप देखें, जो आपने बोला कि भई इनको परमिशन दे दी फटाफट से। ये जो इंटरनेशनल मीडिया वाले थे, ये क्या आई डोंट नो समवेयर डाउन द लाइन मेरे को ये फीलिंग है कि ये लोग कोशिश ये कर रहे थे कि इधर पे कोई ड्रामा हो, हाँ, फिर इसको उछालेंगे। हाँ। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ड्रामा हो, कोई लाठीचार्ज चले, कोई वाटर कैनन चलाया जाए या फिर जो है ना टियर गैसेस ही चलाई जाए। कुछ तो हो, कुछ तो स्टोन पेल्टिंग हो, छोटी-मोटी सही, कुछ तो मतलब ये प्रोटेस्ट दूसरी शक्ल पकड़े, मगर हुआ ही नहीं। उल्टा वहाँ पे आपने देखा होगा कल भी एक ग्राउंड जर्नलिस्ट थी, उसने कवर किया कि काफ़ी सिक्योरिटी के लोग जो है वो कैमरामैन बन के घूम रहे थे। ड्रोन ड्रोन से सारा कवरेज हो रहा था। मतलब आप ये समझिए आदि जी कि भारत वो देश है, जिसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश हुई है। या तो हुँ, कोई तेज है, कोई कोई चीज़ है, मतलब आप यूँ समझिए कि ऊपर वाले का कुछ एक आप समझिए कि कुछ है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, लोगों ने बहुत कोशिश की है बाय द वे, बहुत कोशिश की है। एजेंसीज़ यहाँ की इतनी इंटैक्ट हैं, आपस में हाँ, ठीक है लैप्सेस तो होते रहते हैं, वो कोई फुल प्रूफ तो नहीं होता, मगर फिर भी मैं ये हुँ, कहूँगा कि इन चीज़ों को हल्के में नहीं लिया जाता और इसका क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाया था। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ये चीज़ सिर्फ़ ये एक चीज़ नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, वोट चोरी का नैरेटिव चलवाया था। कितना हुँ, धूम से चला था वोट चोरी का नैरेटिव। वोट चोरी हो गई है, मोदी रिज़ाइन कर देंगे अभी, खत्म हो गया है। फिर उसके बाद एक और नैरेटिव इन्होंने चलाया, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने चलाई, हिंडनबर्ग हुँ। इन्होंने चलाया। क्या-क्या नहीं किया इन्होंने, पिछले 4-5 साल से तो कर रहे हैं, कंटीन्यूअसली कर रहे हैं। कहीं कोई इश्यू हो जाता है, 140 करोड़ की आबादी में, 150 करोड़ की आबादी में एक इंसिडेंट होता है तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि पूरे इंडिया के अंदर सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो गया है। और इंसिडेंट्स तो ये होंगे सारे बाय द इतनी बड़ी आबादी है, होते कुछ ना कुछ रहेंगे। होगी यार आई मीन अरे ऑस्ट्रेलिया में इतना एडवांस कंट्री है, वहाँ हेट क्राइम्स होते हैं। हाँ, जूइश कम्युनिटी के खिलाफ कभी होता है, तो कभी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ होता है, कभी आप यूके लेस्टर चले जाइए, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ होता है, लेस्टर में मुस्लिम कम्युनिटी करती है। तो हर जगह हेट क्राइम्स तो होते हैं, अब एडवांस कंट्री से लेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तक हर जगह होता है। इतने बड़ी कंट्री में आप ये एक्सपेक्ट करो कि होगा ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है चाइना जैसा अगर कंट्रोल हो, तो ये चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी फिर। हम देखो आप ये देखो, आपने भी जो करा बोला है वो क्या बाहर नहीं निकलेंगी, मतलब वहाँ पे भी पंगे होते हैं, है ना? वहाँ पे बहुत पंगे होते हैं। अब ज़िनजियांग मुस्लिम और हैन चाइनीज़ के बीच में कितना नहीं चलता रहता है। जो वहाँ ज़िनजियांग पे वो लोग उन लोगों ने तो यूनान ब्लास्ट्स तक किए हैं और यूनान कितने में वहाँ पे उन्होंने यूनान में हाँ, वहाँ पे चाइना में कितने मस्जिदों के इन्होंने डोम्स तोड़ दिए हैं, तोड़कर उसको कम्युनिस्ट मतलब वो चाइनीज़ स्टाइल का बना के बाहर कम्युनिस्ट स्लोगन्स उन्होंने लिख दिए हैं वहाँ पे।
कितना कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी ये चीज़ बाहर निकलने नहीं देते, इतना कंट्रोल करते हैं मीडिया को वो लोग। अली बाबा का जो जैक मा था, एक स्टेटमेंट उसने दे दिया तो कई साल तक वो गायब हो गया था। तो वो इस तरह से स्टेट रिप्रेशन वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से वो कंट्रोल करके रखते हैं कि नैरेटिव हम कंट्रोल करेंगे। अब इंडिया का ऐसा है कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं, फिर उसके बाद भी ये रोते हैं कि यहाँ सच बोलो तो मुँह बंद कर दिया जाता है। कहाँ बंद कर दिया जाता है? नहीं, वो तो है। वो तो है, वो तो कोई डाउट नहीं है। आई मीन हम लोग खुद ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। कितना आई मीन आई एम पर्सनली वेरी क्रिटिकल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई साहब ये चीज़ सीखनी है, वो चीज़ सीखनी है, ये गलत है, वो गलत है और वो तो होता ही है। दैट्स पार्ट ऑफ द हेल्दी गेम। एंड आज सुबह किसी ने एक आर्टिकल भी लिखा था बड़ा इंटरेस्टिंग कि साहब इंडिया में जो ऑपोजिशन है वो बीजेपी और ये जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो खुद ही ऑपोजिशन कर लेते हैं। क्योंकि उनको वो नो नॉनसेंस टाइप लोग हैं, वो बोलते हैं भैया जो ठीक है उसके सामने हम बड़ी पीठ तोड़ के खड़े रहेंगे और जो गलत है आप उसके बारे में भी हम बोलेंगे। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट की बात हुई थी 131 की, हुँ। उसपे भी काफ़ी राइट विंग वालों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो अभी कहा है कि खुद बीजेपी सपोर्टर्स खुद कभी-कभी अपोज़िशन बन जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। ये मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। विवाद होना चाहिए, मगर हाँ, डिपेंड करता है कि विवाद किस तरह से हो रहा है। वो मैटर करता है। लोग कहते हैं एग्ज़ाम्पल लोग मुझे कहते हैं कि अरे भाई जब हिंदू जो है दीपू दास के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, तो हम फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने कहा कि भई हिंदू के प्रोटेस्ट करने में या राइट विंग हिंदू के प्रोटेस्ट करने में और आपके प्रोटेस्ट करने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आप जब प्रोटेस्ट करते हो तो आप गवर्नमेंट को ये प्रेशर करने की कोशिश करते हो कि आप जो है इज़राइल से रिलेशंस खत्म कर दें। आप जो है जितने इज़राइली ब्रांड्स हैं या कोलैबोरेशंस हैं, उनके सामने जाकर आप जो है धरने प्रदर्शन करते हो और झंडे जलाते हो, पब्लिक डिसऑर्डर और ये सब क्रिएट करते हो। हिंदू ने भी किया दीपू दास के ऊपर, मगर हमने मैक्सिमम क्या देखा, सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट लगाए और फिर गली नुक्कड़ पर इन्होंने जो है वो फ़ोटो लगाई दीपू दास की, कहा कि वी कंडेम। तो भाई करने-करने में फ़र्क होता है और उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी को जो है बांग्लादेश से रिलेशंस खत्म कर देने चाहिए, मोदी जी को बांग्लादेश का बॉर्डर बंद कर देना चाहिए, बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स को बैन कर दो, बांग्लादेश के झंडे जलाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। तो आप ऑब्जेक्शन करने-करने में फ़र्क होता है। ये बात सही है, बात सही है। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो जब से ये जो मिडल ईस्ट का अभी लड़ाई-वड़ाई शुरू हुई है, ठीक है? इनकी जो मीडिया है, अल अरेबिया और इनको भी देखो, दे ये बड़े एक एक फ्लक्स के अंदर हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि भाई किस जगह पे स्टैंड लेना है हमको। कभी तो बड़ा एक सीधी-सीधी बात करते हैं, नहीं जी पंगा है, अब इसको सॉर्ट आउट करना है, ये वो एंड ऑल दैट एंड कभी तो एकदम पलट जाते हैं। एकदम वो एंटी इज़राइल मोड पे आ जाते हैं। ऊपर से आपको ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर फॉर द अब्राहम गॉड्स। तो हुँ। आपको भी क्या दिखता है इनका नैरेटिव बनता हुआ? व्हाट आर दे गोना डू? किस तरह से ये लोग आगे जाएँगे? ये यहाँ पर ये भी फँसेंगे और पाकिस्तानी भी फँसेंगे आके। तो हाउ डू यू सी दिस मीडिया रिएक्टिंग? बिकॉज़ ये पूरा जो हफ़्फ़ा है अब्राहम अकॉर्ड्स का जो ऑपोज़िशन होती है वो तो सारी अल जज़ीरा चलाता है। आई मीन ग्राउंड पे अब कितना है, क्या है? इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट जो एक स्केयर क्रिएट करते हैं लोग। जैसे इंडिया में ना जब 370 की बात हुई थी तो पूरा ओ जी खून की नदियाँ बह जाएँगी ये वो एक स्केयर क्रिएट करते हैं। तो ये दे डू द सेम थिंग। हाउ डू यू सी द रिएक्शन गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दीज़ गाइज़? हाँ, इसमें देखिए मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, सीधे-सीधे ऑनेस्टली मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये है कि अ, सेंटिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट एमिरेट्स। एमिरेट्स को छोड़ दीजिए, एमिरेट्स अलग है। अब बहरीन ने इनके साथ नॉर्मलाइज़ेशन किया, बट स्टिल बहरीनी पॉपुलेशन के अंदर जो अब ऑब्वियसली वहाँ की मेजॉरिटी जो है बहरीन में वो शिया हैं, सो दे डोंट लाइक इज़राइल। तो इनके जो अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह जो हैं सूडान, बहरीन, मोरक्को, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं या हुँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इज़राइली दुकान खोल के बैठा है या बिज़नेस लगा के बैठा है या उसने कंपनी लगाई है। इतना ईज़ी नहीं है अरब कंट्रीज़ के अंदर इज़राइलीज़ का काम करना। यूएई फिर भी आप समझ सकते हैं। यूएई इज़ गुड, यूएई इज़ वेरी मॉडरेट।
तो अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जब ट्रम्प पुश भी कर रहा है, तो यही मैक्सिमम हो सकता है कि ये लोग उसको बस रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उनके साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे और डेटा शेयरिंग वगैरह होगी। इसके आगे ये लोग भी नहीं जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि ये जितने दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे इथियोपिया है, एरिथ्रिया है या फिर आप जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनका भी अगर अब्राहम अकॉर्ड होता है इज़राइल के साथ, तो दैट्स प्यूरली डिपेंडेंट ऑन सऊदी अरेबिया कि सऊदी अरेबिया किस तरह से स्टैंस लेता है। तो सऊदी हुँ, अरेबिया का स्टैंस यही है कि जब तक वो पैलेस्टीन को स्टेटहुड नहीं देते, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड या फिर 1967 बॉर्डर पर नहीं जाते, जब मस्जिद अल-अक्सा जो है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी में आती थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो सऊदी इज़ द अल्टीमेट कंट्री, अगर वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता, सारे कंट्रीज़ कर लेंगे, इनफैक्ट पाकिस्तान भी कर लेगा। अब पाकिस्तान की जब आपने बात की कि पाकिस्तान फँसेगा, हाँ, फँसेगा। पाकिस्तान कहाँ फँसेगा मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और पब्लिक दोनों के बीच में फँस जाएगा। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की ये है और अरब कंट्रीज़ दोनों में डिफ़रेंस ये है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो पब्लिक है, वो रूलर्स के साथ चलती है। मतलब उनके पास हाँ, बार-बार मस्जिदों में, मदरसों में या पब्लिक में ये नैरेटिव रेडियो पर भी वहाँ पे कॉमन नैरेटिव चलाया जाता है समावत ता करके। समावत ता मतलब ये है कि वी हियर वी ओबे। मतलब रूलर ने कोई डिसीज़न लिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो सीधा वो जेल चला जाएगा 10-20 साल के लिए। तो लोग जो है इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते वहाँ पे अरब कंट्रीज़ के अंदर। हुँ, और वैसे भी अंदर से भी वो लोग जो है वो ये समझते हैं कि चलो रूलर ने डिसीज़न लिया है, हमने उनको ज़िम्मेदारी दी है डिसीज़न लेने की, तो अच्छा ही लिया होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है नहीं और फ्री विल वहाँ पे चलता नहीं है। एक चीज़ हो जी, गई। अब दूसरा जो है पाकिस्तान फँसेगा इसमें क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जाए, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, मगर पब्लिक जो अंदर वहाँ पे है, वो उनके खिलाफ भड़क जाएगी। हुँ, जैसे रिसेंटली सैफुल्लाह कसूरी ने धमकी दी थी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को, अगर तुम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करोगे तो फिर सबसे पहले हम तुम्हारा गला काटेंगे। तो पाकिस्तान इस चुंगल में फँस जाएगा, जिस तरह से 2001-2002 में फँसा था। एक तरफ वो अमेरिकन आर्मी को बुलाता था, दूसरी तरफ वो मुजाहिदीन को भी बुलाता था। तो ये 2 तरफ से फँस जाएगा। तो ये इनका मसला ये यही होता है ना, जब आप पैसे के लिए काम करते हो या फिर अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, तो आप कहीं न कहीं आके फँस जाते हो। तो ये फँसने वाला है पाकिस्तान। मगर यहाँ पे पाकिस्तान की हिपोक्रेसी भी आप देखिए कि जब अज़रबैजान और आर्मीनिया का इश्यू चल रहा था, तो उस टाइम पे ये लोग अज़रबैजान के साथ ठहरे थे। उसी अज़रबैजान के साथ इज़राइल भी ठहरा था। तो आप हुँ, देखेंगे कि ऑन ग्राउंड इज़राइली और पाकिस्तानी दोनों ठहरे थे एक साथ। ये सामने तो आपको बताएँगे कि नहीं हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करते, मगर अज़रबैजान में दोनों साथ थे और अज़रबैजान के जो लोग हैं, उन्होंने जब थैंक यू कहा वॉर के बाद, तो उन्होंने पाकिस्तान, इज़राइल, टर्की तीनों के फ्लैग्स एक साथ लगाए। और पाकिस्तान बैकडोर बहुत कुछ करता है। आईएसआई के विजिलेंस में बहुत सारे लोग जो है इज़राइल के ट्रिप्स करते हैं, आज भी करते हैं। शराका फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। शराका फाउंडेशन के थ्रू कई अब आईएसआई के लोग जो है गए हैं इज़राइल। और खुद पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो है इज़राइल गए हैं। ये धुरंधर में जो लास्ट में दिखाया था ना, जो रास्पुतीन के गाने के ऊपर, तो वो कोई असम्पशन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो है मतलब ये असम्पशन नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, हो रही हैं। शराका फाउंडेशन है, इस तरह से बहुत सारे फाउंडेशन्स हैं। ऐसे-ऐसे लोग गए हैं इज़राइल, पाकिस्तान से जो कश्मीर लॉबी ग्रुप के ऊपर काम करते हैं। तो ये कश्मीर की लॉबी करना चाहते हैं इज़राइलीज़ के साथ मिलकर और फिर सामने अपनी आवाम को क्या दिखाते हैं, अपनी आवाम को दिखाते हैं कि नहीं-नहीं हम तो जो है इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक हिपोक्रिटिकल कंट्री है। इंडिया करेक्ट। का मैटर एकदम क्लियर है आपके सामने बट नॉट पाकिस्तान। नहीं, वो बात आपकी एकदम सही है क्योंकि मेरे को एक जो सबसे बड़ी फ़नी चीज़ दिखती है ना इसके अंदर जहाँ पे ये बोलते हैं ना फँस जाते हैं जाके, कि साहब आपने बोला कि भई हम तो कभी जो मर्ज़ी हो जाए हम कभी करेंगे नहीं ये वो दिस दैट। उसके बाद अमेरिकन को जाके बोलते हो भैया हमको दे दो पैसे थोड़े बहुत क्या नाम है, 1 आधा बिलियन दे दो तो हम वहाँ पर अपने ट्रूप्स ही डाल देंगे। तो ये बड़ा फ़नी सी चीज़ है। बट यू नो व्हाई एम आई फनी सी आस्किंग चीज़ है जी, हाँ, फनी सी चीज़ तो है, फिर ऊपर से इनका मसला ये है कि ये एक तरफ तो आप जैसे बताया कि एक तरफ बोलेंगे हम कभी इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जाके ये मॉडरेट इस्लाम की बात भी करेंगे और क मैं लिख के देता हूँ आपको आदी जी, लिख के देता हूँ। जिस दिन सऊदी अरब ने इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन ये सारे रिलीजियस लीडर्स, मौलवी इन सब के नैरेटिव चेंज होंगे। वो पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाल के लाएँगे जहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूस
ट्राइब्स के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। वो उठा के लाएँगे। अब क्या करेंगे, अब वो जूस को मारने वाले जो पार्ट है वो उठा के लाएँगे। उस टाइम पे जब हो जाएगा, जब ये जूस के साथ कोलैबोरेशन वाले पार्ट्स उठा के लेके आएँगे। ये होने वाला है। तो मतलब हुँ। इन्होंने इस्लाम को अपने मिज़ाज के हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से ये जो है इस्लाम के साथ खेलते हैं। दैट्स द वियर्ड पार्ट अबाउट इट ना, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखें जिस तरह से ये लोग बार-बार ये सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, किसके लिए करते हैं? जस्ट टू रिमेन इन पावर एंड जस्ट टू काइंड ऑफ गेट, एक बोलते हैं ना कि भई पकड़ थोड़ी हमारी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जकड़ खत्म हो जाएगी। ये इनका काफ़ी हुँ, इनका गेम रहता है। तो आप इसको अगर देखें, दिस इज़ वेरी टेन्युअस। ये नहीं है कि भैया इनके पास इतना ज़बरदस्त होल्ड है, कहीं न कहीं कभी भी कुछ भी बोल दें, हाँ, नहीं, नहीं, ब भला चंगा एवरीथिंग इज़ फाइन ये वो। बट यू नो व्हाई एम आई आस्किंग यू पाकिस्तान, एंड हमने शुरू कॉकरोच से किया था एंड सडनली वी वेंट ऑन टू पाकिस्तान, बिकॉज़ साला ये नेटवर्क तो वही है ना। हुँ। नेटवर्क तो वही है ना, ब्रेक इंडिया नेटवर्क कहाँ से कनेक्शन होता है? अब कोई पाकिस्तानी ओवरटली है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, एंड आई एम नोबडी टू हैव एनी इंटेलिजेंस इन दिस। बट हम सबको पता है कि कहीं न कहीं जभी भी इंडिया में कोई ऐसी चीज़ होती है, उसके पीछे कहीं न कहीं इनका नेटवर्क हमेशा रहता है। पाकिस्तान का नेटवर्क डायरेक्ट नहीं होता बाय द वे। ऐसा नहीं है कि हुँ, डायरेक्टली वो पाकिस्तान से होता है, ये वाया यूके होता है, वाया यूएस होता है, वाया टर्की होता है। तो पाकिस्तान ने भी 3-4 लेयर्स बीच में क्रिएट करके रखे हुए हैं, नॉन एट्रिब्यूटेबल लेयर्स, ताकि आप उसको वापस ट्रेस बैक करें तो वो पाकिस्तान का नाम उसमें ना निकले। मगर फिर भी जब आप ओसेंट करते हैं या फिर आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो आपको निकल जाती हैं सारे लिंक्स, कहीं न कहीं से निकल जाते हैं इनके लिंक्स। तो अब जैसे आप देखिए, रिसेंटली एक नॉर्वे में लेडी ने पीएम मोदी को टारगेट किया था, जर्नलिस्ट ने। बाद में जब लोगों ने उसके ऊपर ओसेंट किया तो पता चला कि वो जो है बगल में ही उसके कोई पाकिस्तानी बड़ी जर्नलिस्ट बैठती है। और हुँ, पाकिस्तान आईएसआई इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि वो 1000 2000 फॉलोवर वाले इन्फ्लुएंसर से लेकर बड़े-बड़े रिलीजियस लीडर्स को भी अपने पेरोल पे रखता है और रख सकता है। तो ये उनका काम होता है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, आपके फॉलोवर्स हैं, आप वेस्टर्न कंट्री में काम करते हैं, तो आईएसआई इमीडिएटली उनको पिकअप कर लेता है। तो बाय नो मीन्स आप देखिए इसमें लेयर जो कि अब ये उसने अपना जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी थी, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उसने एक्सपोज़ कर दी। वरना लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये पीछे से कि कहाँ से तारें जुड़ी हुई हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप देखेंगे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं। जैसे अतीक अहमद था। अतीक अहमद का भी आप देखिए, उसकी जो तारें जुड़ी हुई थी, नेपाल बॉर्डर से लेकर पूरा है वो यार। टर्किश गन्स जो है वो जगाना की वो वहाँ से मँगवाता था, फिर यहाँ से वो अंदर यूपी में लाता था। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो ब्रेक इंडिया फ़ोर्सेस है, कहीं न कहीं इनके तार आईएसआई पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। चलिए, वो तो मतलब क्रिमिनल वाली बात हो गई, मतलब क्राइम वाली बात हो गई। पंजाब के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो काम कर रही हैं, उसके पीछे आईएसआई है। उसके पीछे आईएसआई बैकिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर क्रिश्चियन मिशनरीज़ एक्टिव रहेंगी पंजाब के अंदर, वहाँ पे कन्वर्जन्स होंगे, तो फिर जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वो लूज़ हो जाएगा। क्योंकि क्रिश्चियनिटी यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में लोग कन्वर्ट होते हैं, उसमें और पंजाब में लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें डिफरेंस है कल्चर का। पंजाब में जो हो रहे हैं, आप देखें कि वो थोड़ा-सा वो इस्लामाइज़्ड टाइप के, मतलब आप समझे कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे कन्वर्ट होते हैं, हुँ, इजिप्ट के अंदर या फिर लेबनान के अंदर जिस तरह से क्रिश्चियंस होते हैं, उस तरह का कन्वर्जन वहाँ पे, मतलब बेसिकली इसके पीछे आईएसआई नेटवर्क्स हैं। तो कहीं न कहीं आपको इनका लिंक तो मिलेगा, फिर आप घूम फिर के देखें जो टर्की टर्की भी टारगेट करता है इंडिया को, उसके पीछे भी आप देखिए कि पाकिस्तान लॉबी होती है। अज़रबैजान ने जो अभी खालिस्तान को होस्ट किया, उसके पीछे आप हुँ, जाके देखिए आपको पाकिस्तान लॉबी मिलेगी। यूके में जो मुज़म्मिल ठाकुर का नेक्सस है, जो कश्मीर हुँ, सेंटर हुँ, वगैरह जो हुँ। चलाता है, मुज़म्मिल ठाकुर के नेटवर्क के पीछे जाके आप चेक करिए कभी-कभी खालिस्तानी और जो के2 नेटवर्क है, खालिस्तान और कश्मीर, तो ये होस्ट होता है यूके के अंदर। ये कौन करवाता है? भाई पाकिस्तान आईएसआई करवाती है। तो ये सब जो है इनका नेक्सस है, आप देखेंगे कहीं न कहीं इनका निकल ही जाएगा। अब ये लेफ्ट विंग या फिर ये जो सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर हँसकर। अरे! तुम लोग तो हिंदूवादी, तुम लोग तो हिंदुत्व वाले हो, तुम तो आरएसएस की साइड के लोग हो, तुम तो बीजेपी के सरकारी मुल्ला हो, सरकारी मौलवी हो, तुम्हारा काम ही है हर चीज़ में पाकिस्तान को खींचना। ये इसको इस तरह से हँसी-मज़ाक में लेकर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, मगर रियलिटी ग्राउंड पे ये है कि हाँ, है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस।
सरकारी मुल्ला वो भी मैंने 2-3 बार ये टर्म सुना है। दिस इज़ रियली फनी कि भाई अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो तो आप सरकारी मुल्ला बन गए। अच्छा, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पर मतलब बंदे को आप यू कांट इवन हैव अ थॉट प्रोसेस कि भई अगर आप हमारे से अलाइन हो, तो आप तो भैया यू आर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के चैंपियन हो आप। अगर आप हमारे से हाँ, अलाइन नहीं हो, तो आप सरकारी मुल्ला हो, अंधभक्त हो, और भी क्या बोलते हैं? गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया। ये अभी क्या? अभी एक फ़नी बात बताता हूँ आपको मैं। कुछ मुस्लिम लीडर्स जो है, जो बीजेपी में है, वो शिया बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। तो जब हम कहेंगे कि देखो मुस्लिम लीडर्स है, बीजेपी में है, तो कहेंगे, "अरे! वो तो शिया है, वो तो शिया है, छोड़ो उन्हें। वो तो प्रॉपर मुसलमान भी नहीं होते, वो तो शिया है, छोड़ दो उन्हें।" अच्छा ये बोलेंगे, फिर क्या कहेंगे, अगर आप जो है ज़ोहरान ममदानी को बता दो, वो भी तो शिया है। आप बोलो, "अरे भई, ज़ोहरान ममदानी तो शिया" अरे होगा भाई, कुछ भी होगा, मुसलमान तो है, हमारा भाई है। भाई ईरान भी तो शिया है, तो कहेंगे हाँ, तो क्या हुआ? उम्मत का लीडर है, भाई है। मतलब जहाँ आपकी दाल गलती है, वहाँ आप शिया को भाई बना लोगे, जहाँ दाल नहीं गलती तो कह दोगे, हाँ, वो तो शिया है, छोड़ो। तो ये मसला है हमारा। मतलब आप जैसे बता रहे हैं ना अभी के टॉलरेंस जो होता है ना, टॉलरेंस ज़ीरो है। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि हम सोच रहे हैं कि ये दिन है, तो आप भी कहो दिन है। अगर आप कहोगे कि नहीं हुँ। भाई थोड़ा सोचो, दिन कैसे हो सकता है? तो आपको कहेंगे सरकारी मौलवी है, आरएसएस भक्त है, मोदी भक्त है, पेड एजेंट है, ज़ायनिस्ट एजेंट है, इस तरह से जो है इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएँगे। अब ज़ायनिस्ट एजेंट आई मीन ये बड़ी नई चीज़ मैंने देखी है आजकल हर किसी को नहीं, तू तो इज़राइल को सपोर्ट करता तो भाई आई मीन ठीक है यार आप इज़राइल को सपोर्ट करें या जिस मर्ज़ी को करें, व्हेन यू टॉक सेंस तो बोलते नहीं। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हाउ डू यू सी ये जो हमारा तो एंड बाय द वे फनी थिंग इज़ हमारा अपना मीडिया भी अगर आप देखें फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर इन सब ने जो आज सुबह जो रिपोर्ट्स डाली हैं उसके अंदर है कि ओ जी मतलब बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड था कल, बहुत क्राउड सन और निकी एशिया की तरफ से रिपोर्ट आई है इट बिकेम एन एंटी मोदी रैली। मैं यार ये एंटी मोदी कैसे हो गया भाई ये तो नीत पहले तो और आपने सीजीआई बोला। आपने सबसे पहले बोला सीजीआई, फिर आपने हुँ, बाद में बोला कि मोदी शुड रिज़ाइन, फिर आपने बोला कि नहीं हम जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, एजुकेशन हुँ। मिनिस्टर शुड रिज़ाइन। तो आपका जो एजेंडा है वो शिफ्ट होता गया, एक के बाद एक के बाद अब लास्ट में उन्होंने आपने चला दिया एंटी मोदी रैली, वाह! एंटी मोदी रैली बन गई है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया ये एंटी मोदी रैली कैसे होगी? चलो ठीक है मान लेते हैं यार मोदी साहब की गवर्नमेंट है तो ठीक है ओके फाइन आपने वो भी बोल दिया। बट अभी आप इनको कैसे शिफ्ट होते हुए देखते हो? बिकॉज़ इनके पास माल तो है नहीं कुछ, ठीक है? वो तो हाँ, पूरा डिबंक हो रखा है, माल है नहीं। तो अब यार कुछ तो चाहिए होता है ना जिसके ऊपर बुनोगे। अब वो है नहीं इतना यू कांट लाई दैट मच किस तरह करोगे? हाउ डू यू सी बिल्डिंग अप फर्दर? एंड स्पेशली जो मिडल ईस्टर्न मीडिया है उसकी तरफ से तो ये जैसे ज़रीरा एंड ऑल दीज़ पीपल दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि इंडिया में कुछ ना कुछ आग लगी रहनी है चाहिए थोड़ा हम प्रेशर डाल सकें इसके ऊपर एंड ये दिस इज़ स्टार्टेड राइट फ्रॉम द नुपुर शर्मा एपिसोड। उसके बाद से देखिए तो कतर का भी इसमें एजेंडा है। हुँ, कतर का भी इसमें एजेंडा ये है, इससे पहले भी मैंने 2-4 पॉडकास्ट में बात बताई थी कि जो हैफा का पोर्ट है, हैफा का पोर्ट जब से अदानी साहब ने लीज़ पे लिया हुआ है, क्योंकि हैफा ये सारे ये देखिए पूरे जो दुनिया में आप देखोगे सारी जंगें जो है ना, पोर्ट्स को लेके होती है। चाहे वो सऊदी यूएई के बीच में अगर मसला चल रहा हो, तो फिर वो आपका जो जबल अली का पोर्ट है और फिर वो हुँ, यमन का हुँ, बाब अल मंदब पोर्ट है, ये पोर्ट्स को लेके बहुत नैरेटिव वॉरफेयर चलती रहती है। तो अदानी ने जब से ये हैफा का जो पोर्ट लिया, उसके बाद जो काम शुरू हुआ, उसके बाद देखिए कि हर 4 दिन में कतर टारगेट करता रहता है। रीज़न ये है कि इसमें कतर के इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कतर की इकोनॉमी पे। तो इनके जो सारे एजेंडे हैं, ये सही घूम फिर के कहीं न कहीं आते हैं। अब ये बिल्कुल ताक में बैठे हैं कि कुछ गलती हो। कुछ चीज़ निकले, कुछ इनको माल मिले ताकि ताकि वो जो है वो दुनिया भर में इसको उछाल सकें। इनको मिल नहीं पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी जो है काफ़ी विजिलेंट है इस चीज़ को लेकर। कहीं भी छोटा इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट कुछ भी होता है, तो ये लोग जो है इमीडिएटली उसको टैकल कर लेते हैं और फिर ट्रैक डाउन कर लेते हैं। अब
होती है इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कभी-कभी जो है एक्सट्रीम फार राइट भी जो है कुछ कर देता है। फार राइट कुछ स्टेटमेंट दे देता है। रिसेंटली अभी हैदराबाद में भी कुछ हुआ। तो कुछ हो जाता है। तो अब वो बिल्कुल इस ताक में रहते हैं कि इसको उछाला जाए, किस तरह से बताया जाए कि पूरी की पूरी हिंदू मेजॉरिटी जो है ऐसा ही सोचती है। तो इस तरह से ब्लेम उनके ऊपर शिफ्ट करके जो है इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया के स्टॉक्स और इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट किया जाए। तो कैसा होगा आगे ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इंसिडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लोग तो बिल्कुल आँखें और कान खोल के बैठे हैं कि कुछ हो और हम इसको एक्सप्लॉइट करें। वो दिखता है जिस तरह से लोग वहाँ पर बैठे हुए थे ना कल, द वे दैट दे वर सिटिंग एकदम, कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो। दैट वाज़ वेरी कुछ क्यूरियस, हो एंड जो देखिए आप देखिए इसमें ये आप कह रहे हैं ना कुछ हो के इंतज़ार में थे, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ करवा दिया भी जा सकता है। ठीक है? कुछ हुँ, करवा दिया भी जा सकता है ताकि एक उनके पास जो है कंटेंट मिले उनको करने के लिए। दैट गिव्स मी अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, क्योंकि अगर आप देखें मणिपुर, हाँ। मणिपुर का जो इश्यू है वो तो है, उसका कोई डाउट नहीं है। बट कोई भी मीडिया वाले जो हैं, जितने भी अब ऑपेड्स जो कई लोग लिखते हैं, पीपल हू नो क्या हो रहा है वहाँ पर, उनका तो फिर भी ठीक है, दे आर राइटिंग देयर पर्सपेक्टिव। अगर आप मीडिया की रिपोर्ट देखें, स्पेशली एक मीडिया हाउस भारत के अंदर है, उसकी रिपोर्टिंग अगर आप देखें, आपको लगेगा भई मणिपुर तो छूट गया, गया हाथ से, हुँ, व्हेयरएज़ दैट्स नॉट द केस। एंड ये मतलब एक पूरा क्रिएट करते हैं वहाँ पर, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ये सब करते हैं। और यही सेम मीडिया हाउस, अगर आपको याद होगा, जब अफ़गानिस्तान के यहाँ पर आए थे फॉरेन मिनिस्टर, उसी सेम हुँ, मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट ने कितनी बवाल मचाया था कि हमको वहाँ हुँ। पर जाने नहीं दिया, हमको सवाल नहीं पूछने दिया, हम ये, वो, दिस, दैट। ठीक है जी, आपने ये सब कर लिया, हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हम सिर कवर नहीं करेंगे, ठीक है भैया, फेयर इनफ, अफ़गान भी मान गए। लेकिन यही लोग थे जो ईरान में जाके इंटरव्यू करने के टाइम पे सिर कवर करके जाते हैं वहाँ पर। सिर कवर करते हैं। अरे! अब अरफ़ा ख़ानम जी का ही देख लीजिए, जब वो ईरान का इतना तारीफ़ करती हैं, ईरान के उनके पोस्ट मैंने देखे हैं, इंस्टा वगैरह पे भी वो लगाती हैं, तो हिजाब-विजाब करके जाती हैं प्रॉपर वो। तो यहाँ कहते हैं नहीं हम जाएँगे फ्रीडम ये वो सब यहाँ कहेंगे। बट बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि रिलिजन को और इश्यूज़ को लोग जो है बेसिकली बार्टर सिस्टम की तरह यूज़ करते हैं। कि आप ये देंगे और फिर ये आपको चाहिए होता है, तो वो सरकार से या सरकार को दबाने के लिए या कंट्री के मतलब प्रोफ़ाइल को डैमेज करने के लिए, इस तरह के इश्यूज़ को जानबूझ के जो है ये उछाला जाता है। और लोग यकीन भी कर लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता लोग यकीन कैसे कर लेते हैं इन चीज़ों को? हुँ। ये यकीन तो भैया अलग है। आप देखिए कि जिस तरह से, ओह गॉड! आई मीन, एआई जनरेटेड ये वो पता नहीं क्या-क्या हाँ, करके, क्या-क्या एआई करके, जनरेटेड इमेजेस, डीप फेक और ये सब कुछ जो है ये लोग चलाते रहते हैं। क्या-क्या करके क्या-क्या करते हैं, इट्स फनी। एंड अगर आप देखें जिस तरह से ये लोग, यू नो, दे ट्विस्ट द नैरेटिव इतनी बुरी तरह से, हुँ, इट्स क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट फनी एक्चुअली। हर चीज़ के भैया ओ जी लूट गए, बर्बाद हो गए। मैं इसको ना हमेशा एक 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 मेरे दिमाग में एक सिंड्रोम रहता है, जो जिसको मैं बार-बार बोलता हूँ, लूट गए, बर्बाद हो गए सिंड्रोम। भई लूट हर गए 5 बर्बाद हो गए सिंडोम। रोज़ सुबह उठते हैं, वो कोई देखते हैं कि भई अच्छा, ये लूट ग ये हो गया, ओ जी लूट गए, बर्बाद हो गए, ओ जी लूट गए, बर्बाद हो गए। तो ये इनका डेली का है हाँ, कि कहीं न इसका कहीं। इसका तो कोई इलाज है नहीं, लुट गए बर्बाद हो गए का कोई इलाज है नहीं और हाय तौबा का कोई इलाज है नहीं। तो आप हाँ, कैसे करोगे? अब भाई इन वेस्टर्न मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि इंडिया में टेम्परेचर बढ़ गया है। अब इसमें मोदी जी का क्या दोष है? 45 डिग्री जा रहा है, 46 डिग्री जा रहा है, इसमें मोदी क्या कर सकते हैं? हाँ, मोदी ने नहीं, नहीं, मैक्सिमम ये किया कि उन्होंने ट्वीट किया कि भाई इंडोर रहो, हाइड्रेटेड रहो, ये रहो, वो रहो। उन्होंने एक ट्वीट आया था ना मोदी जी का। अब भाई उसमें सरकार का क्या दोष है? मतलब आप गर्मी भी मतलब आप यूँ समझिए कि ग्रीवेंसेस की कोई एंड नहीं है। आदमी किसी भी चीज़ पे बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है। अब कहाँ-कहाँ तक रोकोगे? करेक्ट, एयरपोर्ट पे एक करेक्ट। ऐसा ही हुआ है अमेरिका में क्या हुआ था कि एयरपोर्ट पे लोग उतरते थे फ्लाइट से, उतरते ही बेल्ट पे चले जाते थे। सामान आने में देर होती थी, लोग कंप्लेन करने शुरू किए, शिकायतें कर रहे थे, नहीं, नहीं बहुत लेट हो रही है, नहीं गलत है, अच्छी सर्विस नहीं है। अब उन लोगों ने मैनेजर हायर किए, उन लोगों ने पीआर सर्विसेज़ हायर की, पता नहीं उन्होंने क्या-क्या किया, उसके बाद भी वो नहीं कर पाए। तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं कि जो वॉकिंग टाइम है इसको बढ़ा देते हैं। तो वो फ्लाइट से उतर के
बेल्ट तक पहुँचने तक टाइम जो लगता था इतने टाइम में सामान वहाँ पे आ जाता था। फिर लोगों की कंप्लेंट्स बंद हो गई। तो लोगों का ऐसा ही है कि आपको प्लेट में अगर सोना भी रख के दे दो ना, तब भी शिकायत करेंगे। हुँ, अब करेक्ट, क्यों दे करेक्ट, रहे हो? पहले क्यों नहीं दिया? करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। थैंक यू भाई, बहुत आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा एंड सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि हम सर को वापस लेके आएँ अपने पास जल्दी-जल्दी एंड वी कैन हैव मोर कन्वर्सेशंस अबाउट वेरियस डिफरेंट थिंग्स। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो थैंक्स वंस अगेन यार एंड वी शैल सी यू बैक थैंक यू वेरी सो सून। मच। नमस्कार। नमस्कार।